हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एस्परजिलस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एस्परजिलस का सिस्टमेटिक पोजीशन। एस्परजिलस को कौन से डिवीज़न में रखा गया है? यूमाइकोटा में। इसका सब डिवीज़न क्या है? एस्कोमाइकोटीना। क्लास कौन सी है इसकी? प्लेक्टोमाइसिटिस। ऑर्डर है इसके एस्परजिलस या यूरोसियल्स। ठीक है, फैमिली है इसकी एस्परजिलेसी या यूरोसियल्सी। जीनस है इसका एस्परजिलस या यूरोसियम। फिर देखते हैं इसका ऑक्यूरेंस, यहाँ कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। एस्परजिलस को यूरोसियम नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह एक ग्रीन मोल्ड या फिर ब्लैक मोल्ड फंजाई होता है जो कि सैप्रोफिटिक फंजाई है। यह विश्व के सभी भागों में पाया जाता है। जनरली जो सैप्रोफिटिक फंजाई होते हैं वो सड़ी गली सब्जियों, अचार, मुरब्बों, मक्खन, घी, डबल रोटी, चावल, इसमें क्या करता है? ग्रो करता है। ठीक है, एस्परजिलस के 200 स्पीसीज जो है वो पाई जाती है, जिसमें से 33 स्पीसीज हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है। ठीक है, इसके जो अधिकांश प्रजाति है उसमें कोनिडियल स्टेज ही पाया जाता है, जबकि कुछ प्रजातियों में परफेक्ट स्टेज पाया जाता है जिसमें कि क्रिस्टोथीसियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कोनिडियल स्टेज वाली स्पीसीज को एस्परजिलस कहा जाता है और जिसमें क्रिस्टोथीसियम या परफेक्ट स्टेज वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है? यूरोसियम कहा जाता है। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? एस्परजिलस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनमें से कुछ जो स्पीसीज होती है वो प्लांट्स एवं एनिमल्स में पैरासिटिक होता है जो कि डिसीज कॉज करता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में एस्परजिलोसिस नामक डिसीज होता है। ठीक है, एस्परजिलस फंजाई के कारण। फिर देखते हैं इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या कायिक संरचना। ठीक है, एस्परजिलस का प्लांट बॉडी कैसा होता है? पूर्ण विकसित माइसीलियम का बना होता है जो कि पारदर्शी, हाइलिन, सेप्टेट, ट्यूब्यूलर, भूरे या चमकीले रंग के हाइफी का बना होता है। ठीक है, इसके थैलस के सेप्टा के मध्य भाग में क्या पाए जाते हैं? माइक्रोपोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी प्रत्येक सेल्स में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं, अर्थात यह बहुनाभिकी कणिकामय साइटोप्लाज्म और ऑयल ड्रॉपलेट्स पाई जाती है। ठीक है, इनके अतिरिक्त प्रत्येक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम भी पाया जाता है। एस्परजिलस के हाइफी की प्रत्येक सेल्स मल्टीसेल्युलर एवं होमोकैरियोटिक होता है। ठीक है, अर्थात इनमें केवल एक ही प्रकार के या एक ही स्ट्रेन वाले जो है न्यूक्लियस पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी ये सेल्स दो भिन्न स्ट्रेन प्लस एवं माइनस के मध्य एनास्टोमोसिस की क्रिया के कारण ये हेट्रोकैरियोटिक भी हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन। यूरेशियम में रिप्रोडक्शन 3 विधियों द्वारा होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यूरेशियम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हाइफी के फ्रेगमेंटेशन के फलस्वरूप होती है। ठीक है, प्रत्येक खंड से एक नया माइसीलियम विकसित हो जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है? विखंडन की क्रिया के द्वारा होता है, जिसमें कि माइसीलियम जो है वो अनेक खंडों में टूट जाता है और उन्हीं खंडों से नए माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमारा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं सेकंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूरेशियम या एस्परजिलस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा। इन कोनिडिया का निर्माण कहाँ पे होता है? कोनिडियोफोर के ऊपर एक चैन के रूप में होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय माइसीलियम की कुछ सेल्स क्या होती हैं? अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि करती हैं। ठीक है, इनकी जो वॉल है वो थिक हो जाती है, जिसके कारण
अंग्रेजी के टी अक्षर के समान आकार, ठीक है, टी अक्षर के समान आकार हमको दिखाई देने लगता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फूड सेल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये हमको कैसे दिखाई दे रहा है, अंग्रेजी के टी अक्षर के समान। इसके नीचे वाला पार्ट क्या है हमारा, फूड सेल्स। फिर देखते हैं, प्रत्येक फूड सेल से एक सीधी आउटग्रोथ निकलती है जो लंबाई में वृद्धि करके कोनिडियोफोर बनाती है। ठीक है, प्रत्येक कोनिडियोफोर लगभग 2.5 मिलीमीटर तक लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, तथा इसका अग्रभाग फूलकर एक गोलाकार या बल्बनुमा संरचना बनाता है। ठीक है, कोनिडियोफोर के इस फूले हुए अग्रभाग को वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, वेसिकल्स का आकार भिन्न भिन्न स्पीसीज में कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि एस्परजिलस क्लेवेटस में वेसिकल्स कैसे दिखाई देते हैं हमको, क्लब शेप्ड के दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से एस्परजिलस नाइगर में वेसिकल्स कैसे दिखाई देते हैं हमको, हेमिस्फेरिकल होता है। ठीक है, कोनिडिया के निर्माण के दौरान, ठीक है, सर्वप्रथम स्टेगमेटा का न्यूक्लियस क्या करता है, माइटोटिस डिवीज़न करता है, जिससे कि 2 डॉटर न्यूक्लाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी समय स्टेगमेटा का जो अग्रभाग होता है वह फूलकर कैसे हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। ठीक है, स्टेगमेटा में उपस्थित 2 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस इस गोलाकार भाग में चला जाता है। बाद में इस फूले हुए भाग में एक सेप्टा बन जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नाभिकीय कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बाद में प्रत्येक कोनिडिया के चारों ओर एक और वॉल बन जाती है। इस प्रत्येक कोनिडिया 2 लेयर वॉल के द्वारा क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, कोनिडिया की फॉर्मेशन की उपयुक्त प्रक्रिया क्या होती है, सतत रूप से जो है वो चलती रहती है, जिसके कारण बार बार नए कोनिडिया बनते रहते हैं और प्रत्येक स्टिग्मेटा के ऊपर कोनिडिया एक चैन के रूप में बनते जाती है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में 2 कोनिडिया की साइटोप्लाज्म आपस में एक बेलनाकार संरचना के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, स्तंभ कहते हैं। ठीक है, परंतु बाद में ये कोनिडिया वॉल के निर्माण के कारण एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उपयुक्त प्रक्रियाओं के बार बार होने से प्रत्येक स्टिग्मेटा के ऊपर 10 से 12 कोनिडिया की एक श्रृंखला जो है वो बन जाती है, जिसमें पुराने कोनिडिया ऊपर व नए कोनिडिया जो है नीचे लगे रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोनिडिया एक छोटा गोलाकार, एक नाभिकीय एवं 2 भित्तियों से घिरी संरचना होती है। इसका रंग भिन्न भिन्न प्रजातियों में कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये काले, भूरे, पीले, हरे या नीले रंग के होते हैं। ठीक है, स्टेगमेटा से अलग होने के पश्चात कोनिडिया किसी अधो स्तर पर वायु के माध्यम से पहुंच जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर अंकुरित होकर नए माइसीलियम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये हमारा क्या है, स्टिग्मेटा है, एक सेल है जिसमें कि 2 सेल्स पाए जाते हैं। ये 2 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस जो है वो ऊपर की ओर चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्थियम इसको कहते हैं, जहाँ पे 2 वॉल जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इसमें डबल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो ये क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्स रिप्रोडक्शन। ठीक है, फंगस के लाइफ साइकिल में सेक्सुअल स्टेज उसकी परफेक्ट स्टेज को व्यक्त करता है। ठीक है, एस्परजिलस की कई स्पीसीज में सेक्सुअल स्टेज जो है वो नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उन्हें आज भी फंजाई इम्परफेक्टी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, सेक्स रिप्रोडक्शन के लिए 2 सेक्स ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से पहला हमारा क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, दूसरा हमारा क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, इसको गोनियम का विकास।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय हाइफी की वह शाखा जिसमें एस्कोगोनियम का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, लंबाई में वृद्धि करने के बाद क्या हो जाते हैं, सेप्टेट होने के पश्चात ये कैसे हो जाते हैं, क्वाइल्ड हो जाते हैं, ठीक है। प्रारंभ में यह शाखा कैसी होती है, एक कोश की एवं मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, एक सेल्स की बनी होती है लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होते हैं, परंतु सेप्टा फॉर्मेशन के बाद यह बहुकोश की हो जाता है, ठीक है। इसको 3 भागों में व्यक्त किया गया है। ब्रांच का टर्मिनल सेगमेंट लंबा एवं एक कोश की होता है, इसमें लगभग 20 न्यूक्लियस होते हैं। इस खंड को ट्राइकोगोइन कहते हैं, ठीक है। मध्य भाग एक कोश की यूनिसेलुलर एवं यूनिन्यूक्लिएट होता है। यह भाग फीमेल गैमेटेंजिया के समान कार्य करता है, जिसे एस्कोगोनियम कहते हैं, ठीक है। शाखा का बेसल पार्ट बहुनाभिकी एवं बहुकोश की होता है, जिसे स्टाल्क कहते हैं, ठीक है। उपयुक्त शाखा के कुंडलीकरण से बनी सघन कुंडलिनी या हेलिक्स को आर्किकार कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडिया का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया। मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम का विकास आर्किकार्प के विकास के दौरान उसी समय प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में सेप्टा बन जाते हैं। एंथ्रीडियम का विकास एस्कोगोनियल हेलिक्स या आर्किकार्प के बेसल पार्ट पर उसी हाइफी से या समीपस्थ अन्य हाइफी से होता है, ठीक है। इस मेल ब्रांच को पॉलिनोडियम कहा जाता है। यह मेल ब्रांच एक सेप्टा निर्माण के द्वारा क्या होता है, विभाजित होने के कारण ऊपरी लंबी एक कोश की एवं बहुनाभिकी एंथ्रीडियम एवं एक निचली एक कोश की एवं बहुनाभिकी स्टाल्क में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है। एंथ्रीडियम आर्किकार्प के चारों ओर ऊपरी भाग तक एक या अधिक बार लिपट जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए एस्परजिलस हर्बेरियोरम में एंथ्रीडियम पूर्ण विकसित एवं कैसा होता है, सक्रिय होता है। नेक्स्ट एस्परजिलस रेपेंस में एंथ्रीडियम का विकास तो होता है, परंतु इसकी जो अंतर वस्तुएं एवं न्यूक्लियस का स्थानांतरण एस्कोगोनियम में नहीं होता है, ठीक है। कुछ स्पीसीज में एंथ्रीडियम का निर्माण तो होता है, परंतु इनके न्यूक्लियस कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ स्पीसीज में एंथ्रीडियम का निर्माण ही नहीं होता है, जैसे कि उदाहरण एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जा रहा है फीमेल ब्रांच, ठीक है, ये हमारा क्या है, फीमेल ब्रांच, ठीक है। ये हमारा क्या है, फीमेल ब्रांच है, जिसमें नीचे की ओर स्टाल्क, बीच में एस्कोगोनियम और सबसे ऊपर पार्ट को क्या कहा जा रहा है, ट्राइकोगाइन, ठीक है। इसी के स्टाल्क से लगा हुआ क्या किसका फॉर्मेशन होता है, मेल ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो मेल ब्रांच या एंथ्रीडियम होता है वो एस्कोगोनियम के चारों ओर क्या हो जाता है, कुंडलीनीकृत हो जाता है, मतलब उसको घेर लेता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है ये, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एस्कोकार्प। मेल एवं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के नेचर हो जाने के बाद, ठीक है, सर्वप्रथम एंथ्रीडियम लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है, तथा एंथ्रीडियम एवं एस्कोगोनियम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, लिपट जाते हैं, ठीक है। एस्कोगोनियम की ट्राइकोनाइन एवं एंथ्रीडियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है, तथा दोनों के मध्य उपस्थित कांटेक्ट वॉल क्या हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। यह क्रिया गैमेटेंजियल कांटेक्ट कहलाती है, ठीक है। एंथ्रीडियम में उपस्थित समस्त साइटोप्लाज्म अपने न्यूक्लियस सहित ट्राइकोगाइन में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं।
कुछ समय बाद मेल एवं फीमेल न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आकर क्या कर लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं, परंतु इनमें फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार एस्कोगोनियम डाइकैरियोटिक हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एस्कस। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट या फीमेल न्यूक्लियस के विभाजन के पश्चात एस्कोगोनियम सेप्टा फॉर्मेशन के कारण क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। बहुत सी डाइकैरियोटिक सेल्स बना लेती, जैसे जैसे सेप्टा का फॉर्मेशन होता है वो क्या कर जाता है, बहुत सारे खंड में बनते टूटते चले जाता है, मतलब सेल्स का फॉर्मेशन होते जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, जिनमें न्यूक्लियस का एक पेयर उपस्थित रहता है। ठीक है, प्रत्येक डाइकैरियोटिक सेल से एक छोटा एवं पटयुक्त एस्कोजीनस हाइफी बन जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एस्कोजीनस हाइफी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एस्कोजीनस हाइफी है। इसी दौरान एस्कोजीनस हाइफी के पास उपस्थित स्टेराइल फंजाई, ठीक है, स्टेराइल फंजाई हाइफी उसके चारों ओर एक क्या बना लेता है, आवरण बना लेता है, जिसके फलस्वरूप एक फ्लोटिंग बॉडी बन जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोथियम कहते हैं, क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एस्कोजीनस हाइफी की ऊपरी कोशिका मुड़कर हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये वाला। ठीक है, ये क्या हुआ, मुड़ के क्या बना लेती है, हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोजियर कहते हैं। इस क्रोजियर में उपस्थित दोनों न्यूक्लियस विभाजित होकर 4 नाभिक बना लेते हैं। ठीक है, ये डिवीज़न करता है और 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। इस न्यूक्लियस में दोनों जोड़ों से एक एक न्यूक्लियस सेल्स के मध्य भाग में पेयर बना लेता है। न्यूक्लियस का पेयर बनते ही क्रोजियर में सेप्टा फॉर्मेशन इस प्रकार होता है कि ऊपरी एवं आधारी सेल्स में एक एक न्यूक्लियस तथा मध्य कोशिका में 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये पेनल्टीमेट सेल्स में उपस्थित दोनों न्यूक्लियस मेल एवं फीमेल आपस में क्या करते हैं, फ्यूज्ड होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, पेनल्टीमेट सेल्स अब एस्कस मदर सेल्स की भांति क्या करता है, काम करने लगता है। ये क्या है, एस्कस मदर सेल्स। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स। एस्कस के अंदर उपस्थित डिप्लॉयड न्यूक्लियस सर्वप्रथम एक मियोटिक डिवीज़न द्वारा तथा बाद में एक माइटोटिक डिवीज़न द्वारा क्या करता है, 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बाद में इन सभी न्यूक्लियस के चारों ओर प्रोटोप्लाज्म एकत्रित हो जाता है तथा उसके चारों ओर एक वॉल बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये एस्कोस्पोर्स में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ये एस्कोस्पोर्स एस्कस के अंदर प्रायः एक यूनिसीरियट में व्यवस्थित रहते हैं तथा ऑब्लिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है। उपयुक्त प्रक्रमों के पश्चात बना हुआ एस्कस इलोंगेटेड एवं सिलेंड्रिकल अथवा क्लब शेप्ड होता है। ठीक है, प्रत्येक एस्कस के चारों एक वॉल पाई जाती है जो कि एक स्तरीय या यूनि न्यूक्लिएट होती है। ठीक है, फ्रूट बॉडी कैसा होता है इसका, क्लिस्टोथीसियम। एस्परजिलस का क्लिस्टोथीसियम या फ्रूट बॉडी एक गोल एवं कठोर संरचना होती है जिसमें कोई छिद्र नहीं पाया जाता है। क्लिस्टोथीसियम गहरे पर्पल कलर का होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एस्की है। ये चारों ओर उसके क्या प्रेजेंट है, एस्कोस्पोर्स, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, क्लिस्टोथीसियम। ठीक है,
या ये सफ़ेद कलर का भी होता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक क्लिस्टोथिसियम चारों ओर एक या दो स्तरीय कठोर वॉल के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिडियम कहते हैं। यह वॉल फ्रूट बॉडी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। पेरिडियम के अंदर बहुत से एस्की इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, जिसकी ये क्या करता है, रक्षा करता है। प्रत्येक स्कस के अंदर 8 हेप्लॉइड एस्कोस्पोर्स भरे रहते हैं। ठीक है, क्लिस्टोथिसियम की वॉल सड़ जाने पर एस्कोस्पोर्स क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं तथा उचित या अनुकूल परिस्थिति मिलने पर ये क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट होकर एक नए मैसिलियम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एस्परजिलस का लाइफ साइकिल शो कर रहा है।